श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है ये लाल चौक की तस्वीरें हैं, लाल चौक की ही तस्वीरें हैं। और देखिए वहां पर तिरंगा लहराते हुए आपको लोग दिख रहे हैं, अपनी बात कहते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के लाल चौक की। कुछ बोलो आप। अगर हमारे सहयोगी भी वहां से मिले तो वहां की तस्वीर और वहां का नजारा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। ये देखिए तिरंगा आसमान में लहराता हुआ, लोगों में एक जोश भरता हुआ। कश्मीर को भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर अनुच्छेद 370 को लद्दाख में के हिस्से में जो बच्चे बैठे थे वहां भी पीएम अलग से गए। इस पर जल्दी से सुधांशु जी एक कमेंट आपसे। और ये भ्रष्टाचार के पास में ये लोग जो विपक्ष का बार बार कहना, वो कहते हैं कि कोई भी निर्णायक रूप से कोई मामला आप लोग ले नहीं जाते हैं, बस उसको धीरे धीरे धीमी आंच पे सुलगाते रहते हैं विपक्ष के खिलाफ, जो आप 24 तक करते रहेंगे। देखिए लाल चौक का नजारा पहले तो मैं लाल चौक पर प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। देखिए देख के कितने गर्व की अनुभूति होती है। मुझे लगता है वह भारत की एकता और अखंडता का वह एजेंडा जो अधूरा रह गया था वह आज पूर्ण हुआ है। ये वही लाल चौक है जहां 1988 से 1998 तक 10 साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राज्यपाल भी झंडा फहराने की हैसियत नहीं रखता था और हम उस समय भी जाकर खड़े थे। याद करिए 1992 में जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी लाल चौक पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तिरंगा यात्रा लेके गए थे और उस समय उस यात्रा के संयोजक युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी राज्यपाल छोड़िए कोई नहीं झंडा फहरा सकता था। यही वो जगह है जहां के लिए लोगों ने कहा था तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरे विचार से उन सारी चीजों के लिए राष्ट्र की संवेद शक्ति ने, मैं भाजपा के लिए नहीं कह रहा हूं, राष्ट्र की संवेद शक्ति ने आज उसका उत्तर दिया है कि तिरंगे को कंधा देने वालों को, चुनौती देने वालों को यह पिक्चर, यह दृश्य चुनौती दे रहा है। अब मैं भ्रष्टाचार के ऊपर आता हूं। देखिए जब न्यायिक प्रक्रिया की बात होती है तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री आवास में हत्या हुई थी। इसके बाद तो कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। कितने महीने में हो गई थी सजा? 10 साल लगे थे कि नहीं? इससे ज्यादा तो कोई सबूत की गुंजाइश नहीं कि सीधे सबके सामने हत्या, प्रधानमंत्री आवास के अंदर हत्या। उसके बाद एक प्रक्रिया है और जब यह कहा जाता है कि आरोप लगे और अभी तक इसमें सजा नहीं हुई, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या आरोप सिर्फ हमारी सरकार के समय में लगे? जब हम सत्ता में नहीं थे, ये सत्ता में थे, तो हमारे नेता आरोपों घेरे में थे या ये 2G में आरोप हमारे ऊपर था कि इन पे कोर्ट से कार्रवाई चल रही थी? कॉमनवेल्थ में आरोप किसके ऊपर था ये बताइए? कोयला घोटाले में आरोप किसके ऊपर था? कोयला घोटाला ही तो वो प्रकरण है जिसमें कहा था। और छोड़िए नरसिम्हा राव के जमाने में सैकड़ों घोटालों का आरोप इनके ऊपर, नरसिम्हा राव को बतौर प्रधानमंत्री कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स का आरोप इनके ऊपर। जनाब प्रॉब्लम यह है कि राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए। आप सत्ता में हो या विपक्ष, सदा सर्वदा भ्रष्टाचार के घेरे में आप रहते हैं। परंतु जब आप ये कहते हैं अभी तक सजा नहीं हुई तो इसे शब्दशः न लिया जाए, पर यह हिंदी की उस कहावत को आप चरितार्थ करते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कि अभी तक मेरे को सजा क्यों नहीं करवा पाए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ईमानदारी से बात करिए। आज तक के भारत के इतिहास में मंत्रियों नहीं, प्रधानमंत्री यदि आए हैं संदेह, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और प्रभु चावला जी, पहली बार संदेह का घेरा कब आया था? नागरावाला केस में इंदिरा जी के ऊपर, परंतु वो अस्पष्ट था। फिर प्रत्यक्ष संदेह का घेरा आया बोफोर्स केस में राजीव जी के ऊपर। फिर नरसिम्हा राव जी के जमाने में तो सीधे सीधे उनको कोर्ट में खड़ा होना पड़ा हटने के बाद। फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में तो पीएमओ को लेकर ही वो आया था, सीबीआई जो है वो तोता है। तो आपके यहां तो सीधे प्रधानमंत्री लोग रहे और आपके सत्ता काल में रहे, इसलिए यहां अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं। मैं उत्तर देता हूं। ठीक है, इसका जवाब आलोक जी दे दीजिए। फिर आप मुझे लगता है 2G में क्या हुआ देश जानना चाहता है। ये जांच कहां तक पहुंची है अभी? वो जज कह गए कि 1 साल तक मैं बैठा रहा और मुझे कोई सबूत नहीं मिला। अब 5G का समय आ गया है। 5G के ऊपर जांच जिस दिन शुरू होगी उस दिन पता चलेगा। दूसरी चीज, कोलगेट में जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद से कितने कोलगेट के अंदर लोग अंदर चले गए जरा बता दीजिए। कॉमनवेल्थ में आज कौन कौन अंदर है जरा वो भी बता दीजिए। बोफोर्स में अरुण जेटली जी ने कहा कि अपील में भी नहीं जाएंगे, इसमें कुछ नहीं हुआ था। इसलिए अनर्गल बयान देना बंद करें। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 10-10 साल तक चलती है, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, जिस देश के अंदर एक पोर्ट पर, एक ही पोर्ट पर साल में 10-10 बार और लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए, उसके बाद भी एक आदमी जेल के अंदर ना जाकर उसकी भी जांच ना हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज, अभी मोदी साहब ने कई चीजें कही।
उन्होंने जुमलों की जो बरसात पहले की थी, आज शुक्र है कि वो 100 लाख करोड़, 110 लाख करोड़, 120 लाख करोड़, आज देश की जनता को कम से कम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो करेंगे, निजात मिली। एस्पिरेशंस की बात की है मोदी साहब ने। 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है और एस्पिरेशंस है। एस्पिरेशंस केवल हम दो और हमारे दो के पूरे हो रहे हैं। किसानों की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? आपने तो कहा था 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। 32 रुपया पर किसान से लेकर घटकर 27 रुपए पर आ गया। मोदी जी उस पर भी बोलिए। आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, 60,000 एमएसएमई बंद हो गई। आज देखिए किस तरह से मात्र 1 जून के महीने में 1.4 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। जय अनुसंधान की बात कर रहे हैं मोदी साहब। अनुसंधान में डीआरडीओ और तमाम जितनी अनुसंधान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अनुसंधान का रिसर्च का पैसा उसके अंदर घट गया। यूजीसी से लेकर डीआरडीओ से लेकर और कहीं तक आप चेक कर लीजिए। ठीक है। इसरो के अंदर भी जिस तरह से अनुसंधान का पैसा कम हुआ। मोदी साहब, चीन 9 जगह हमारे यहां पर देश में घुसकर बैठा हुआ है। आप चीन का नाम लेने तक से डरते हैं। केवल लोगों को जुमलों में मत घुमाइए। आप आज चीन पर चर्चा चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। विदेश नीति पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री, अभी विदेश मंत्री का 2 दिन पहले बयान आया है कि वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है।